जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो क्लास में हमने पढ़ा भी भूगोल क्या है, भूगोल विषय का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, प्रकृति और मानव के बीच क्या संबंध है और इसकी शाखाओं पर एक सामान्य जानकारी हमने ली। आज के वीडियो सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और अपना जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, और उसमें आज हमें अध्ययन करना है भी भौगोलिक जो अध्ययन के उपागम है। उपागम यानी कोई विधि या तरीका आप कह लीजिए, भी भूगोल का अध्ययन किस प्रकार से हम करते हैं उस पर बात करनी है। देखिए, पिछले वीडियो सेशन में आपको याद हो हमने पृथ्वी के एलिमेंट को बांटा, प्राकृतिक तत्व और मानवीय या सांस्कृतिक तत्व। याद आ गया होगा आपको, जिसमें हमने ये बातें की थी: स्थिति, विस्तार, उच्चावच, संरचना, अपवाद, जलवायु, मिट्टी, खनिज, प्राकृतिक, वनस्पति, जीव जंतु। ये जो बातें मैंने पढ़ी, ये जो चीजें हैं ये प्राकृतिक है, तो इसलिए हमने इनको प्राकृतिक या भौतिक एलिमेंट कहा था। उसके बाद कृषि, पशुपालन, खनन, उद्योग, व्यापार, परिवहन, जनसंख्या, अधिवास, ये सांस्कृतिक या मानवीय एलिमेंट में हमने पढ़ा। और मैंने आपको उस टाइम ये भी बताया भी जो ये भौतिक या प्राकृतिक जो एलिमेंट है इनका अध्ययन हम फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक भूगोल में करते हैं। और कृषि वाले और अधिवास, परिवहन, उद्योग, खनन, व्यापार यानी मानव निर्मित जो भी चीजें होती हैं, मानवीय जो क्रियाकलाप है, उन सब का अध्ययन हम ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल में करते हैं। और साथ में हमने ये पढ़ा भी इन दोनों के बीच में अंतर संबंध है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी कवि ने कहा भी है कि जैसे प्रकृति ने हमें मिट्टी दी तो मानव ने क्या किया, मानव ने घड़ा बना दिया। तो वही चीजें हैं भी, इन प्राकृतिक चीजों की सहायता से मानव ने अनेक चीजें हैं वो बना दी। प्रकृति ने अंधेरा दिया तो लाइट बना दी हमने। तो इन दोनों के बीच में संबंध है और उस अंतर संबंध को भी हमने जाना था और मैंने आपको बताया था भी उसका जो अध्ययन है वो जो जैव भूगोल है उसके अंदर किया जाता है। अब इसी बात को आगे बढ़ा रहे हम भी, एक तरीके से ये हमारे ज्योग्राफी के टॉपिक हो गए, तत्व हो गए, आप इन्हें तथ्य कह दें, विषय कह दें, जिनका अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। आपको याद है छोटी क्लास से 6, 7, 8, 9, 10 तक आपने जब सामाजिक विज्ञान में भूगोल पढ़ा तो मुख्यतः आपने इन्हीं चीजों को पढ़ा। भारतीय आपने राज्य की आपने स्थिति पढ़ी, फिर उच्चावच, अपवाद, जलवायु, इन चीजों के बारे में आपने, इन सभी के बारे में नहीं तो लगभग इनमें से 7, 8, 10 टॉपिकों के बारे में आपने जरूर पढ़ा है। अब यहां एक चीज मैं बता दूं, भूगोल के ये जो भौगोलिक विषय है इनका अध्ययन क्रम से किया जाता है। हमेशा ही हम सबसे पहले किसका अध्ययन करते हैं, स्थिति और विस्तार का, जिसमें हम अक्षांश देशांतर की उनकी बातें करते हैं। उसके बाद में उच्चावच, पहाड़ पठार, उनकी बातें करते हैं। संरचना यानी चट्टानों की उनकी बात आ जाती है। अपवाद, नदियों की बातें इसके अंतर्गत आ जाती है। फिर जलवायु पढ़ते हैं, फिर मिट्टी, फिर प्राकृतिक, वनस्पति। इस क्रम से ही हम अध्ययन करते हैं। और सबसे लास्ट में जनसंख्या और अधिवास, मानव जहां रहता है, नगरीय, ग्रामीण, अधिवास है, वो सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। इस चीज को ही हम आगे पूरी 11वीं क्लास में और आगे पूरी 12वीं क्लास में इन्हीं चीजों के बारे में हमें पढ़ना है और इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम। जैसे अपवाद के लिए सबसे पहले हमें उच्चावच और स्ट्रक्चर को पढ़ना होता है, तो इसलिए अपवाद हमेशा ही उच्चावच और संरचना के बाद पढ़ाई जाती है। प्राकृतिक जो वनस्पति है वो जलवायु और मिट्टी से प्रभावित होती है, तो इसलिए हम पहले जलवायु पढ़ते हैं, बाद में मिट्टी पढ़ते हैं और उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति पढ़ते हैं। और इन सब के बाद फिर हम कृषि, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम खनन, उद्योग, इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक भूगोल को पढ़ने का तरीका है जो आप किसी एक क्लास में सभी या इन्हीं में से 10-12 टॉपिक है वो क्रम से आप हमेशा पढ़ते रहे हो। तो ये तो एक मैं आपको सामान्य जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूं। यहां भी हमारे भूगोल के तथ्य या विषय है वो कौन कौन से हैं। तो ये हमारे भौतिक तत्व हैं और ये नीचे वाले जो आगे मैंने लिखे हैं ये मानवीय तत्व है। तो इन सब का ऊपर वालों का जो 7-8 है इनका अध्ययन भौतिक भूगोल में और नीचे वालों का मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है।
और इन दोनों के अंतर संबंध जहां जीव जंतु की बात आती है उसका अध्ययन हम जैव भूगोल के अंतर्गत कर लिया जाता है। तो जो प्राकृतिक भूगोल है, हमारा जो भौतिक भूगोल है, इसमें जो हमारा नेचुरल साइंस का जो अध्ययन सिस्टम होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उन तरीकों को अपनाया जाता है। और जब हम मानव भूगोल पढ़ते हैं तो सामाजिक विज्ञान को पढ़ने की जो मेथडोलॉजी होती है उन तरीकों को हम यहां पर अपनाते हैं। तो जी आप भौतिक भूगोल की बात करो चाहे मानव भूगोल की बात करो, इन दोनों ही ब्रांच का जो मूल जो ये दोनों ही जो शाखाएं हैं, जो इनका जो अध्ययन जो क्षेत्र है मूल, वो स्थान या क्षेत्र है, यानी स्थान और एरिया के इर्द गिर्द ये सब कुछ है वो चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूं आप ये एक चीज मैं जो आप बताना चाह रहा हूं भी ये टॉपिक है हमारे भूगोल के जो हमें भूगोल में पढ़ना है। अब बात आती है इसको पढ़ने के तरीके कौन से हैं जिनको हमने उपागम इंग्लिश में अप्रोच कहा जाता है। तो भूगोल को पढ़ने के दो तरीके हैं और वो तरीके कौन से हैं वो समझिए आप। अब क्रमबद्ध या विषयगत जिसे इंग्लिश में सिस्टमैटिक अप्रोच कहा जाता है, और दूसरा है प्रादेशिक उपागम यानी रीजनल अप्रोच। तो मैं आप दोबारा समझिए, ये किसी चीज को भूगोल के अंदर पढ़ने के दो तरीके हैं जिसमें एक में हमने शब्द इस्तेमाल किया है क्रमबद्ध या विषयगत और दूसरा है प्रादेशिक। आपको यहां सिर्फ यह समझना है भी ये सिस्टम क्या है और इसमें किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो गौर से आप समझिए इन चीजों को। क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक क्या है, देखिए इसके अंतर्गत एक राजनीतिक इकाई पर गौर कीजिए, मैं शब्दों को भी आपको समझाऊंगा। एक राजनीतिक इकाई पर निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम जैसे मैंने ये क्रम बताया, एक निश्चित क्रम में एक एक भौगोलिक तत्व, ये एक एक भौगोलिक तत्व हो गया, विषय हो गया, का अध्ययन किया जाता है। अब समझिए इस चीज को, यहां दो शब्द है, राजनीतिक इकाई। राजनीतिक इकाई, इकाई कौन सी जिसका आप अध्ययन कर रहे हो, और राजनीतिक इसलिए क्योंकि या तो आप इसमें बात करेंगे विश्व की, संपूर्ण विश्व की बात करेंगे, या आप किसी महाद्वीप की जैसे एशिया यूरोप किसी एक महाद्वीप की बात करेंगे, क्योंकि राजनीतिक इकाई वो होती है जिसकी कोई बाउंड्री होती है। उसके बाद आप किसी देश की जैसे आप इंडिया की बात कर लें, या आप किसी स्टेट की बात कर लो, आप यूपी बिहार राजस्थान की बात कर लो, या आप किसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लो, जैसे मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर लूं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। तो जब आप अध्ययन इनमें से किसी एक का करते हैं, या तो पूरे विश्व का, या किसी एशिया का सिर्फ एक महाद्वीप का, या एक अपने देश का, या किसी राज्य का या जिले का, तो यानी ये हमारे अध्ययन की एक यूनिट होगी, हमारे अध्ययन की एक इकाई होगी। इसलिए मैंने ये विश्व एशिया भारत नहीं लिखकर यहां पर क्या लिख दिया, राजनीतिक इकाई शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन सबकी बाउंड्री निश्चित है, एक पॉलिटिकल सीमा इनकी है। तो आप एक तो यहां समझिए भी इसमें कोई भी राजनीतिक इकाई आप ले सकते हो, संपूर्ण भारत ले सकते हो, कोई एक महाद्वीप ले सकते हो, कोई एक देश ले सकते हो, कोई एक राज्य ले सकते हो, कोई एक जिला ले सकते हो। तो उसके ऊपर एक निश्चित क्रम में, तभी तो इसका नाम क्रमबद्ध है भी, पहले एक, उसके बाद वाला, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, एक क्रम से एक एक भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर यह मायने नहीं रखता भी आपने अध्ययन इकाई क्या है आपकी, भी एशिया है, यूरोप है, विश्व है, या जिला है, या देश है, ये मायने नहीं रखता। यहां पर सब्जेक्ट की वैल्यू है, तो यानी इसीलिए इसको कहा गया ना विषयगत, विषयगत है, यानी ये विषय प्रधान है, विषय की वैल्यू इसमें, सब्जेक्ट की वैल्यू इसमें ज्यादा है भी आप किस पर कर रहे हो। जैसे आप विश्व लिया, संपूर्ण विश्व में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, विश्व की स्थिति और विस्तार की बात करेंगे, उसके बाद एक पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, उच्चावच पहाड़ों पर्वतों की बात करेंगे, फिर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर अपवाह यानी नदियों की और सहायक नदियों उनकी बातें आ जाएगी, जलवायु आ जाएगी, विश्व की जलवायु कैसी है, विश्व में मिट्टी किस प्रकार की है। इसी प्रकार अगर आप एक महाद्वीप लेते हो जैसे एशिया, तो एशिया की स्थिति, उसका उच्चावच संरचना, अपवाह, जलवायु, इन चीजों को आप इसी क्रम में आगे से आगे पढ़ते जाएंगे। जैसे आप भारत की बात कर रहे हो, आपने यहां पर एक राजनीतिक इकाई अपना देश लिया है भारत, तो भारत की स्थिति, विस्तार, उच्चावच, संरचना, इनका अध्ययन आप करते जाएंगे।
तो आप गौर कीजिएगा, इसको समझिएगा। एक राजनीतिक इकाई पर निश्चित क्रम में भी पहले एक एलिमेंट का अध्ययन करना है। तो इसलिए इसको हमने ये कहा है कि ये विषय प्रधान है भी, एक भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है इसमें। और जब आप, क्योंकि आपका यहां पर पढ़ने का तरीका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, चाहे संपूर्ण विश्व की बात कर ले, एशिया की, भारत की, तो इसलिए जब हम क्रमबद्ध विधि यानी सिस्टमैटिक अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं पढ़ने में, तो उस क्षेत्र की सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी हमें हो जाती है। और इस मेथोडोलॉजी का, इस अप्रोच का जो जनक है वो है हम्बोल्ट, ये भी ध्यान रखिए। तो क्रमबद्ध अप्रोच या विषयगत अप्रोच का जनक कौन है? हम्बोल्ट है। ठीक है, दो चीज। अब आप बात करते हैं प्रादेशिक। एक बार उम्मीद करता हूं कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया तो हम दोबारा बात करेंगे। अब इसके एवज में विपरीत जो है दूसरी, प्रादेशिक, रीजनल, इसका क्या मतलब है? पहले आप परिभाषा देख लीजिए इसकी। राजनीतिक इकाई को, जैसे हमने कहा ये हमारी राजनीतिक इकाई है, यानी अध्ययन की जो यूनिट है, राजनीतिक इकाई को विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में, गौर कीजिएगा, भौगोलिक प्रदेशों में बांटकर, तो यानी इन यूनिटों को हमें भौगोलिक प्रदेशों में बांटना है, यानी नेचुरल तरीके से बांटना है। फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तत्वों का, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो यूनिट आपकी ली हुई है उस पूरी यूनिट में पहले एक विषय का, फिर दूसरे विषय का, फिर तीसरे विषय का क्रम से अध्ययन करना है। इसको समझिए, आपने जो क्रमबद्ध में किया और इसमें जो किया उसके अंतर को समझ ले। इसमें जैसे आप संपूर्ण विश्व की बात कर रहे हो, तो इसमें आपको क्या करना है, उस राजनीतिक यूनिट को विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में, यानी अब इसमें संपूर्ण विश्व का नहीं पढ़ेंगे, अब हम विश्व को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटेंगे। जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, विषुवतरेखीय प्रदेश हो गया, सवाना प्रदेश हो गया, टुंड्रा प्रदेश हो गया। तो यानी इस विश्व को विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में हम बांट लेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ये क्या हो गए, विश्व के भौगोलिक प्रदेश हो गए। तो आपने पहले इस पूरे विश्व को क्या कर लिया, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांट लिया। भौगोलिक क्षेत्र बांटने का मतलब जहां की विशेषताएं एक जैसी हो, जिन क्षेत्रों की विशेषताएं एक जैसी हो वो एक भौगोलिक प्रदेश बन जाएगा। और फिर उस एक भौगोलिक प्रदेश पर सभी भौगोलिक तत्वों का, इन सब्जेक्ट का अध्ययन करना है। जैसे हमने बात कर ली भी, हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो उष्ण कटिबंधीय पूरे क्षेत्र में पहले स्थिति, विस्तार, ऊंचावत, संरचना, अपवाह, जलवायु, इन सब चीजों का हम अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा शीतोष्ण आ गया तो उस पर बात करेंगे। समझ रहे होंगे आप? यानी सबसे पहले इसके अंतर्गत राजनीतिक यूनिट को विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में बांट लिया जाता है। तो इसमें प्रादेशिक उपागम में, प्रादेशिक विधि में, तरीके में सबसे पहले आपके जो यूनिट, जो अध्ययन की जो यूनिट है वो डिसाइड करनी है। आप अगर भारत की बात कर रहे हो तो भारत को भी आपको भौगोलिक प्रदेशों में बांट लेना है भी। जैसे हमने बांट लिया भारत को पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, द्वीप क्षेत्र, एक जैसी विशेषताओं वालों का एक प्रदेश बन गया। तो आप जैसे पर्वतीय क्षेत्र आ गया तो फिर पर्वतीय क्षेत्र के इन्हीं तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन इसमें भी होता है। क्रमबद्ध ही अध्ययन होता है सभी भौगोलिक तत्वों का भी। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है भी इसमें तो संपूर्ण का अध्ययन होता है और इसमें संपूर्ण से पहले किसी एक भाग का, एक प्रदेश का अध्ययन करते हैं हम। एक उदाहरण बता रहा हूं यहां पर मैं, एक एग्जांपल भी। जैसे ये आप संपूर्ण विश्व पढ़ रहे हो, इसमें पूरे विश्व पर किसी एक भौगोलिक तत्व को पढ़ लिया। यहां हमने इस संपूर्ण विश्व को समझने के लिए सपोज करो इस भाग में बांट लिया भी, फॉर एग्जांपल भी एक जैसा है, तो इसके ऊपर पहले सभी का अध्ययन करेंगे, फिर दूसरे के ऊपर सभी का अध्ययन करेंगे, फिर तीसरे पे। तो यानी संपूर्ण को हमने रीजन में बांट लिया और रीजन पर फिर इन सभी भौगोलिक तत्वों का क्रम से अध्ययन किया जाएगा। तो सिस्टमेटिक तो इसमें भी आ गया, लेकिन फर्क क्या आ गया? फर्क इसमें संपूर्ण यूनिट, चाहिए आप देश ले लें, आप भारत पर तो संपूर्ण भारत लिया है,
तो फिर आपको एक एक करके इस पर अध्ययन करना है। आप इसमें प्रादेशिक में इंडिया लेते हो तो पहले इंडिया को आपको किस में बांटना है? प्रदेशों में बांटना है। एक जैसे विशेषताओं वाले प्रदेशों में आप बांटकर फिर सभी उस एक प्रदेश पर इन सभी भौगोलिक विषयों या तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। तो आप ये समझिए दोनों अलग अलग चीज नहीं है, भी ये नहीं है भी ये कोई अलग चीज है, ये कोई अलग चीज है, सिर्फ पढ़ने के तरीका है ये, और पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है। ये संपूर्ण की बात करता है और ये कहता है संपूर्ण को पहले बांटो और बांट के जो एक हिस्सा है पहले उसका अध्ययन करके आओ। तो ये मेथड हम्बोल्ट ने दिया और ये मेथड हमें दिया कार्ल रिटर ने। तो दोनों जो अप्रोच है, जो उपागम है, जो तरीका है, वो अलग अलग नहीं होकर एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप समझिए, सिर्फ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। परीक्षा में लिखने के लिए जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा लिखनी है, वो मैंने आपको बहुत ही यहां पर इजी लैंग्वेज में बता दी है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो। एक बार फिर सुने, क्रमबद्ध या जो सिस्टमेटिक अप्रोच है, इसमें एक एक भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है संपूर्ण यूनिट के ऊपर। वो यूनिट चाहे आपका संपूर्ण विश्व हो, चाहे कोई एक महाद्वीप हो, चाहे कोई एक देश हो, चाहे कोई एक राज्य हो, कोई एक जिला हो, चाहे आपकी एक तहसील हो, तो आपकी उसके ऊपर एक एक तत्व का अध्ययन करना है। तो अध्ययन की जो इकाई है यहां पर हमारी राजनीतिक यूनिट है, और यहां हम उस राजनीतिक यूनिट को भौगोलिक प्रदेशों में बांटकर फिर एक भौगोलिक प्रदेश लेंगे और उसमें फिर इन सभी का क्रमबद्ध अध्ययन है वो किया जाता है। तो क्रमबद्ध अध्ययन इसमें भी हो रहा है। फर्क स्टार्टिंग में कैसे क्या करना है उसका है। और इसमें हम्बोल्ट और इसमें कार्ल रिटर, जो हमारे आधुनिक जो भूगोल है उसके जनक कहलाते हैं, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर की बात आती है। तो आप ये समझिएगा, आपसे कोई ये पूछ ले भी डीप स्टडी करने में किसका योगदान है। मैंने कहा जब हम सिर्फ क्रमबद्ध सिस्टम को अपनाते हैं तो हम सरसरी नजर से ऊपर ऊपर की चीजों का अध्ययन ही कर पाएंगे। अब पूरे विश्व का आपने ले लिया तो आप विश्व की सभी नदियां तो चलो पढ़ लोगे, मेन में नहीं पढ़ पाओगे। उनकी सहायक नदियां, छोटी मोटी बहुत सी नदियां छूट जाएगी भाई, बहुत बड़ा क्षेत्र आपने ले लिया है। जबकि प्रादेशिक, यही तो इसका प्लस पॉइंट है, ये डीप स्टडी करवाता है। भी एक क्षेत्र लिया है तो छोटा एरिया है, उस छोटे एरिया में नदी कौन सी है, उसकी सहायक नदियां कौन सी है, तो एक एक छोटी छोटी चीजें इसके अंतर्गत है वो अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो इसलिए प्रादेशिक भूगोल का योगदान है वो डीप स्टडी में है और ये ऊपर ऊपर की स्टडी में। और होता दोनों एक ही, मैंने आपको कहा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं है। हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, इसी तरीके से हमारा जो सिलेबस है वो बनाया जाता है। कहीं हम क्रमबद्ध पढ़ते हैं, कहीं हम प्रादेशिक के रूप में बांटकर पढ़ लेते हैं, ताकि बच्चे को उस चीज की अच्छे से नॉलेज हो जाए। अब इन्हीं तरीकों के आधार पर, इन दो अप्रोच के आधार पर, क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक अप्रोच और प्रादेशिक यानी रीजनल अप्रोच, इसके आधार पर कुछ भूगोल की शाखाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, रीजनल अप्रोच यानी प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की चार प्रमुख शाखाएं हैं। चार प्रमुख शाखाएं हैं, कौन कौन सी है? अब देखिए, प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन, भी पहले किसी एक क्षेत्र का या प्रदेश का इसमें अध्ययन किया जाता है। दूसरा है क्या? प्रादेशिक नियोजन। नियोजन मतलब प्लानिंग। आपने उस क्षेत्र का अध्ययन किया, उसके बाद में उस प्रदेश के लिए आप क्या करेंगे? एक प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग का मतलब उस क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन हैं, उनका हम किस तरीके से अच्छे से सतत रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नियोजन, प्लानिंग करने के बाद में आपको प्रादेशिक विकास करना है, यानी उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, कौन कौन सी योजनाएं, कार्यक्रम आप चालू कर सकते हो, उसके लिए बात करेंगे। आपको पता है, इसी आधार पर तो हमारे देश के अंदर योजना आयोग आया था, जो अब नीति आयोग हो गया। पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। तो ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत, प्रादेशिक भूगोल से ही एक तरीके से हमें ये चीज समझने को मिलती है। तो इसके अंतर्गत प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की चार प्रमुख शाखाएं हैं। यहां पर
पहला है प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन, दूसरा उसका प्रादेशिक नियोजन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तीसरा आता है प्रादेशिक विकास, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट पर हम काम करेंगे, और चौथा है प्रादेशिक विश्लेषण, हम उसकी विवेचना करेंगे, विश्लेषण एनालाइज करेंगे भी किस तरीके से, क्या सही तरीके से सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप समझोगे। आपको याद होना चाहिए +1 में भी प्रादेशिक उपागम के आधार पर 4 प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, ये हमारी प्रमुख शाखाएं हैं। इसी प्रकार से बात आती है क्रमबद्ध या विषयगत अप्रोच के आधार पर। तो क्रमबद्ध या विषयगत उपागम के आधार पर भूगोल की 3 प्रकार की प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें पहला आता है अपना भौतिक भूगोल, दूसरा आता है मानव भूगोल, और तीसरा आता है जैव भूगोल। तो सामान्यतः हम क्या कहते हैं, सामान्यतः हम 2 का ही जिक्र करते हैं भी, 2 मुख्य शाखाएं होती है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तीसरा मैंने आपको बताया था इन दोनों के अंतर संबंध बड़ा है, जैव भूगोल। तो देखिए अब 11वीं क्लास में आप क्या पढ़ोगे और 12वीं में क्या पढ़ोगे वो भी मैं आपको यहां थोड़ा सा बता दूं। 11वीं क्लास में आपकी पहली किताब का नाम क्या है? पहली किताब का नाम है कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो हम पढ़ रहे हैं, हम भौतिक भूगोल ये क्या है, इसके अंतर्गत इससे जुड़ी हुई सारी चीजें पढ़ेंगे। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हम 11वीं में पढ़ेंगे, और मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत है ये हम 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। इसके भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है वो हम 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। और इसके अलावा 11वीं और 12वीं में जो एनसीईआरटी की दूसरी जो पाठ्य पुस्तक आपके लग रही है, इसमें आप क्या पढ़ोगे? दूसरी पाठ्य पुस्तक है वो है भारत का भौतिक भूगोल, और +2 में क्या आ जाएगा? भारत का मानव भूगोल, जिसमें हम लोग और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, यानी इन टॉपिकों के मानवीय क्रियाएं पढ़ेंगे। सीधी सी बात कहूं तो 11वीं क्लास में आप 2 चीजें पढ़ोगे। एक तो दूसरी किताब में तो पढ़ोगे हमारे देश भारत की ये प्राकृतिक तत्व, जिसमें ये जैव भूगोल वाली कुछ चीजें भी आ जाएगी, कुछ चीजें जैव भूगोल की हम +2 में पढ़ लेंगे। तो ये तो दोनों में कॉमन रह गया, कुछ चीजें 11वीं में और कुछ 12वीं में, इन्वायरमेंट वाली चीजें आ गई इसके अंतर्गत। तो मूल हमारा भौतिक और मानव भूगोल हो गया। अब हम इसकी और उप शाखाएं हैं उन पर भी अभी बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, 11वीं भूगोल में मैंने कहा 11वीं क्लास में एक तो इनके मूल सिद्धांत पढ़ रहे हो, दूसरा आप भारत का अध्ययन कर रहे हो तो भारत का प्राकृतिक अध्ययन करोगे, और 12वीं क्लास में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और ये मानवीय जो क्रियाएं हैं ये आप 12वीं क्लास में डिटेल पढ़ोगे इनके बारे में। तो ये था हमारा क्रमबद्ध उपागम क्या है, प्रादेशिक उपागम क्या है, और उसके अलावा इनके आधार पर कौन कौन सी भूगोल की शाखाएं हैं। तो प्रादेशिक की हो गई और इधर क्रमबद्ध की हो गई, ये 3 शाखाएं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल। अब इन भूगोल की आगे उप शाखाएं हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। और आप इसको जो मैंने यहां लिखी हुई जो चीजें हैं पहले से, आप उनको नोट्स रूप में उतार लीजिए। बाकी काम मैंने आपको समझाने के लिए किया है ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। भूगोल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप थोड़ा सा इनसे बात कीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो अब हम भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल अर्थात क्रमबद्ध या विषयगत उपागम के आधार पर जो भूगोल की शाखाएं हैं उनकी उप शाखाओं पर भी बात कर लेते हैं।